किस तरह की सुविधाएं मिलनी थी जिससे अभी भी नदारत है जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक तो तालीम को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो किया गया। जम्मू कश्मीर में तो प्राइमरी लेवल के ऊपर पहले भी ना के बराबर ही जो लिया जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो गरीब बच्चों को मिल सकता था राइट टू एजुकेशन के तहत, वो ये था कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर 25% गरीब विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों को दाखिला देना था फ्री ऑफ। मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, अच्छे स्कूल में भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उसमें जो है वो मुहैया की गई थी, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट थी राइट टू एजुकेशन की। लेकिन में अब शिक्षा प्रणाली जिस तरह से कह रहे कि देश में बदलाव आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम शिक्षक हैं जिनका जिक्र भी आपने किया, 10+2 कॉन्टेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। रेबरे खेल से जुड़े कुछ बच्चे हैं या कुछ टीचर्स हैं, वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। रेबरे तालीम यहाँ पर आए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक तरह से शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं आया है और दूसरी तरफ जो शिक्षक है, जो शिक्षा प्रदान करता है और शिक्षा के मंदिर में वहाँ पर एक गुरु की तरह मौजूद होता है, तो उसकी भी जो इस समय आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से प्रणालियों में बदलाव होगा तो क्या एक शिक्षक की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा? समाज की स्थापना जो है कर सकते हैं, एक बेहतर समाज की कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने आते ही वो पे अनॉमलीज जो है वो दूर की, टीचर्स की, मास्टर्स की, लेक्चरर्स की, बल्कि उनको वो ग्रेड दिया जो उन्होंने मांगा था, उससे ज़्यादा पे स्केल मैंने दिया। लेक्चरर को मैंने केएस ऑफिसर्स के ऊपर स्केल दे दिया। उस वक्त बड़ी चर्चा भी हुई थी और केएस वाले उस वक्त ये कहने लगे कि आपने इनको हमारे ऊपर कर दिया। मैंने कहा आप अगर आज केएस ऑफिसर हैं तो इनकी वजह से हैं और इनको मान सम्मान देना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने उनके पे स्केल भी रिमूव किए और रूहानी मैंने 3 साल में 22,000 प्रमोशन की, जो आज तक एजुकेशन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 22,000 प्रमोशन पूरे 50 सालों की क्यूमुलेटिव प्रमोशन अगर हम करें तो 50 सालों में इतने लोगों को प्रमोशन नहीं मिली जितनी मैंने कहा कहीं भी जो आपको एवेन्यू जो भी है क्रिएट होता है वहाँ इमीडिएटली फिलअप कीजिए ताकि उनका एक मोराल बना रहे। लेकिन इनके साथ साथ एक प्रावधान रखिए कि हमारे टीचर्स को फाइनेंशियली आपको वेल ऑफ करना होगा। हमें बाहर जाने का मौका मिले, विदेशों में हमने देखा टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट है और दे आर अमंग्स्ट द हाईएस्ट पेड। तो हमारे लोग जो हैं उनको आप जिस तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो है उसकी वजह से भी कमज़ोर होती है। आज हम इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। मुझे तो हार्वर्ड में भी जाने का मौका मिला, वहाँ मुझे बुलाया गया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुझे बुलाया गया, मुझे भाषण देने का वहाँ मौका मिला, वहाँ के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो उनके अंदर एक आपको एक अलग ही बात जो है वो मिलेगी, क्योंकि उनके लिए सरकार जो है वो सोचती है। काफ़ी लंबे समय के बाद देश की शिक्षा प्रणाली व शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आने वाला है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में इस बात को मंजूरी दे दी गई कि किस तरह से अब बदलाव की एक लहर जो है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और कहीं ना कहीं एक नारे को बुलंद किया जा रहा है कि एक देश है, एक राष्ट्र है और एक शिक्षा प्रणाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला काफ़ी समय से बना था और जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति नहीं हुई थी तब भी एक आवाज़ उठी थी। वो आवाज़ थी पूर्व शिक्षा मंत्री की कि यहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। मेरे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल है कि केंद्र दावेदारी करती है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, अब तमाम यहाँ पर केंद्र के कानून जो है लागू होंगे, तो राइट टू एजुकेशन अभी तक जम्मू कश्मीर वासियों को क्यों नहीं मिला है और राइट टू एजुकेशन के मायने क्या है, किस तरह से ये सुविधाओं से ओतप्रोत होगा अगर मिल जाता है। तो क्या लगता है हर्ष जी कि राइट टू एजुकेशन अभी तक नहीं मिला है लेकिन एक देश, एक राष्ट्र, एक शिक्षा प्रणाली? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा में रिफॉर्म्स लाना तो बहुत ज़रूरी है और इस संदर्भ में अगर कोई प्रयास होगा तो हम उसको वेलकम ज़रूर करेंगे, लेकिन वो सिर्फ महज ऐलान बन के ही नहीं रह जाना चाहिए, वो ज़मीनी सतह के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
देखने में ये आता है कि पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन उनको हकीकत में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल राइट टू एजुकेशन है जो आपने ज़िक्र किया है। 2010 में ये कानून बना था जो सारे हिंदुस्तान में तो लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक लागू नहीं हो पाया है। पिछले 10 वर्षों से आज तक लोग इंतज़ार इसका कर रहे हैं। अभी भी जो है वो पता नहीं कब तक इंतज़ार करना होगा। अगर ये सारे हिंदुस्तान में अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में इसकी तरफ जो है एक कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि सरकार तो जो है ऐलान तो करती है, लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को चेक करना सरकार की एक कर्तव्य नहीं बनता है? और पिछले 6 सालों से तो बीजेपी ही सरकार में है, यहाँ भी रही है। जम्मू कश्मीर में जो है 3-3.5 साल वो खुद रहे, और 2.5 साल से लगभग जो है उन्हीं का प्रॉक्सी रूल यहाँ चल रहा है। और राइट टू एजुकेशन अगर आप बात करते हैं कि सारे हिंदुस्तान में एक जैसा होना चाहिए, कानून होने चाहिए, तो 6 सालों से आपने उस कानून को लागू क्यों नहीं किया जो बाकी सारे हिंदुस्तान में लागू है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जिसका आपने ज़िक्र किया है कि ये जो नए जो रिफॉर्म्स हैं कि इसका नाम बदल दिया गया है, और HRD को अब शिक्षा मंत्रालय, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन विभाग में जो है लाना बहुत लाजमी है, वो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है, आप हमेशा समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं, जम्मू के हकों की बात करते रहे, लेकिन राइट टू एजुकेशन में ऐसा क्या था जिससे अभी भी जम्मू कश्मीर वासी जो है वाकिफ़ नहीं हो पाए, और किस तरह की सुविधाएं मिलनी थी जिससे अभी भी नदारत है जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक तो तालीम को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो किया गया। जम्मू कश्मीर में तो प्राइमरी लेवल के ऊपर पहले भी ना के बराबर ही जो लिया जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो गरीब बच्चों को मिल सकता था राइट टू एजुकेशन के तहत वो ये था कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर 25% गरीब विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों को दाखिला देना था फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो परकोलेट कर सकता था ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, अच्छे स्कूल में भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उसमें जो है वो मुहैया की गई थी, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट थी राइट टू एजुकेशन की। लेकिन यहाँ नहीं किया गया, और यहाँ तो अक्सर ये बात की जाती है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ जो है निज़ाम की जो है वो साझेदारी है, और वो उनको पूरी तरीके से शह दी जा रही है। और जहाँ तक कि जो पेरेंट्स जो हैं वो आपने देखा होगा आए दिन सड़कों के ऊपर होते हैं, और महामारी के दौरान जब स्कूल नहीं लग रहे हैं तब भी उनसे फ़ीसें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। तो यहाँ जो है शिक्षा की तरफ वो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है जो दिया जाना चाहिए, और उन स्कीम्स को लागू नहीं किया जा रहा है जो लागू की जानी चाहिए थी। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और भी कुछ कंपोनेंट्स थे, जैसे एक SSA जो शुरू हुआ, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स को तो खोला गया हमारे दौरान, और हमने लगभग 3 साल में 11,000 नए स्कूल खोले, और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से डिमांड आई हो और हमने स्कूल ना दिया हो। स्कूल भी दिए, बिल्डिंग भी दिए, और उस वक्त केंद्र सरकार ने सराहना की थी मेरे टाइम पे कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा निज़ाम को सबसे बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा था। बाकायदा उस वक्त जो HRD मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर एक एप्रिसिएशन दिया था कि जम्मू कश्मीर में तालीम का विभाग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हमारे बाद फिर जो राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान आया, उसमें अभी तक वो जो स्कूल बनने थे वो नहीं बन पाए हैं। उसके बाद वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया। फिर राष्ट्रीय उच्चतर जो है शिक्षा अभियान आया, रूसा, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं है। पिछले 6 सालों से किताबों में वो चल रहा है, लेकिन हकीकत में उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। अब पिछले 2 वर्षों में ये कहा गया कि हम 50 कॉलेजेस जो है उस स्कीम के तहत नए खोलेंगे, और उन तमाम 50 कॉलेजेस को 2-2 कमरों में जो है चलाया जाए। कहीं पंचायत घर में चलाया जा रहा है कॉलेज को, कहीं आंगनवाड़ी सेंटर लिया हुआ है, और कहीं किराए के 2 कमरों में
कॉलेज की तख्ती लगाकर ये लोगों के साथ एक मजाक नहीं है तो क्या है। विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा ऐसे हालात में। तो जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको पहले अच्छे तरीके से आप लागू कीजिए। आप लगातार पॉलिसीज़ के ऊपर पॉलिसीज़ बनाकर सिर्फ एक जो है मीडिया में आप जो है एक एड्रेस करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके लिए एक सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। और जो भी हम स्कीम बनाएं उसको ये इंश्योर करें कि ग्राउंड लेवल के ऊपर वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि तालीम का महकमा एक बहुत ही अहम महकमा है। ये देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ महकमा है और इसकी तरफ जो है वो पूरी तवज्जो जो है सरकार की होनी चाहिए। और पूरा जो है ध्यान, जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, जैसे अभी बात की है कि अंदर में बहुत देर से हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा के विभाग में ख़ास तौर पर ज़्यादा होनी चाहिए। आपको कहीं अकाउंटेबिलिटी दिखती है? यहाँ 10,000 के करीब टीचर्स आज की तारीख में कहा जा रहा है कि अटैच्ड हैं, जिनको पढ़ाना चाहिए था स्कूलों में उनको कहीं कहीं रखा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है हर्षी, ये शिक्षा प्रणाली अगर मैं कहूँ तो क्या जम्मू कश्मीर में अब शिक्षा प्रणाली जिस तरह से कह रहे हैं कि देश में बदलाव आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम शिक्षक हैं जिनका जिक्र अभी आपने किया, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। रेबरे खेल से जुड़े कुछ बच्चे हैं या कुछ टीचर्स हैं वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, रेबरे तालीम यहाँ पर आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक तरह से शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं आया और दूसरी तरफ जो शिक्षक है जो शिक्षा प्रदान करता है और शिक्षा के मंदिर में वहाँ पर एक गुरु की तरह मौजूद होता है, तो उसकी भी जो इस समय आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से प्रणालियों में बदलाव होगा तो क्या एक शिक्षक की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा? बहुत अहम प्रश्न किया है रूहानी आपने। शिक्षक का बहुत बड़ा एक रोल है और शिक्षक को हम कहते हैं नेशन बिल्डर है, बेकन लाइट है और क्या क्या उपाधि हम नहीं देते हैं, लेकिन क्या हकीकत में वो सम्मान हम दे पा रहे हैं अध्यापक को जिसकी हम बात करते हैं, किताबों में बात करते हैं या अपनी तकरीरों में बात करते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जिक्र आता है और टीचर्स डे तक मनाया जाता है, एक ही दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं? बिल्कुल, टीचर्स को तो वो सम्मान मिलना चाहिए, समाज के अंदर हर तरीके से मिलना चाहिए। उनको फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा कि हमें उनकी जो मुश्किलातें हैं उनका मोराल जो है वो हमेशा हाई रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ताकि वो अपनी बेस्ट जो है वो दे सके। जब मैं मिनिस्टर बना तो सबसे पहले मेरे पास जो आया मसला वो ये था कि इनके पे स्केल्स बहुत कम थे और ये कहते थे कि हम पिछले 21 या 22 सालों से जदोजहद कर रहे हैं कि हमारी पे अनॉमलीज़ को रिमूव किया जाए और इसके लिए हमारे अध्यापकों को बार बार सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। वो कहते हैं हम बार बार धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो जिस जगह पे अगर टीचरों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों का उतरना पड़े, वहाँ हम कैसे एक अच्छे और एक सुदृढ़ समाज की स्थापना जो है कर सकते हैं, एक बेहतर समाज की कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने आते ही वो पे अनॉमलीज़ जो है वो दूर की, टीचर्स की, मास्टर्स की, लेक्चरर्स की, बल्कि उनको वो ग्रेड दिया जो उन्होंने मांगा था, उससे ज़्यादा पे स्केल मैंने दिया। लेक्चरर को मैंने केएस ऑफिसर्स के ऊपर स्केल दे दिया। उस वक्त बड़ी चर्चा भी हुई थी और केएस वाले उस वक्त ये कहने लगे कि आपने इनको हमारे ऊपर कर दिया। मैंने कहा आप अगर आज केएस ऑफिसर हैं तो इनकी वजह से हैं और इनको मान सम्मान देना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने उनके पे स्केल भी रिमूव किए और रूहानी मैंने 3 साल में 22,000 प्रमोशन की, जो आज तक एजुकेशन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 22,000 प्रमोशन पूरे 50 सालों की क्यूमुलेटिव प्रमोशन अगर हम करें तो 50 सालों में इतने लोगों को प्रमोशन नहीं मिली जितनी मैंने कहा कहीं भी जो आपको एवेन्यू जो भी है क्रिएट होता है वहाँ इमीडिएटली फिलअप कीजिए ताकि उनका एक मोराल बना रहे, उनको लगे कि हमारे लिए सोचने वाला कोई है जो हमारी भी बात कर रहा है, जो कंसर्न है हमारे लिए। और अगर हम उनके लिए अपना कंसर्न शो करेंगे तो वो बच्चों के लिए करेंगे और अल्टीमेटली मुल्क के लिए करेंगे। तो इसलिए मैंने इसीलिए आपसे ये कहा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि टीचर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अब हम तो ऐलान तो बड़ा कर रहे हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये तो अच्छे नारे हैं, नहीं कहते, लेकिन इनके साथ साथ एक प्रावधान रखिए
कि हमारे टीचर्स को फाइनेंशियली आपको वेल ऑफ करना होगा। हमें बाहर जाने का मौका मिला, विदेशों में हमने देखा टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट है और दे आर अमंग्स द हाईएस्ट पेड। तो हमारे लोग जो हैं उनको आप जिस तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो है उसकी वजह से भी कमज़ोर होती है। आज हम इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। मुझे तो हार्वर्ड में भी जाने का मौका मिला, वहाँ मुझे बुलाया गया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुझे बुलाया गया, मुझे भाषण देने का वहाँ मौका मिला, वहाँ के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो उनके अंदर आपको एक अलग ही बात जो है वो मिलेगी, क्योंकि उनके लिए सरकार जो है वो सोचती है, द गवर्नमेंट यस शोज इट्स कंसर्न फॉर दैट। और जब आप उनके लिए सोचते हैं तो वो देश के लिए सोचते हैं, और ये बहुत लाजमी है। तो मेरी गुजारिश रहेगी केंद्र सरकार से भी कि जब आप ये पॉलिसी बना रहे हैं, आपने ठीक है, आप कहते हैं कि 3 साल इधर लगाने हैं, पहले केजी से पहले आप बना सकते हैं, इस किस्म की पॉलिसीज़ बननी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेकिन ये रिफॉर्म्स अधूरे रह जाएंगे जब तक शिक्षक को उसका मान सम्मान और उसको उसके अधिकार पूरे तरीके से हासिल नहीं होंगे। शुक्रिया। साफ तौर पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तो आना चाहिए, लेकिन शिक्षक के जीवन में भी बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।